सवाल ये है कि बचत है क्या पॉकेट में। जीएसटी एक नया जो बच्चा पैदा होता है वो भी देता है। जो टैक्स सब व्यक्ति पे लगता हो उस पे 9 साल बाद जो ये राहत है वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। आज कितना बचत है हमारे घर में। कमाई रहेगा तब ना, रोजगार रहेगा तब ना। मोदी जी की सरकार को प्रचार की सरकार कहता हूँ, प्रचार की सरकार। ये प्रचार ज्यादा है, काम कम है। काम कम है और जो नहीं है उसको भी बता देते हैं काम। अगर ये राहत देनी थी, ये तो जीएसटी के विरोधी थे। गुजरात और मध्य प्रदेश ने विरोध किया था। विपक्षी पार्टियों ने जब ये बिल आया था तो इसको गब्बर सिंह टैक्स बोला था। क्यों बोला था? वही काम आप 9 साल बाद कर रहे हैं तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। H1B वीसा से 25-30 लाख करोड़ के व्यापार प्रभावित हो रहे हैं। करते कुछ है, प्रचार में बहुत कुछ दिखाते हैं, ये तो फैक्ट भी डिस्टॉर्ट कर देते हैं। इनकी आदत है, पहले वाले काम सब खा जाते हैं, पी जाते हैं। आज के डेट में अगर स्विगी जोमेटो से खाना घर में मंगाइए तो इस जीएसटी वाले के बाद ये महंगा हो गया। तो मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख कह रहे हैं कि देश में स्वास्थ्य और शिक्षा की जो कीमत जितनी बढ़ गई है वो आम आदमी के बलबूते से बाहर हो चुका है। प्रधानमंत्री जी कृषक परिवार से नहीं है, ये छोटे कारोबारी परिवार से हैं, तो उसका प्रभाव उनके ऊपर दिखता है। देश में निर्माण, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये कोई नई चीज है क्या? अचानक प्रधानमंत्री जी स्वदेशी आत्मनिर्भरता को क्यों इतना ज्यादा उसका नारा बुलंद कर रहे हैं? ये मजबूरी है क्या? ये होने वाला है क्या? 1987 तक भारत और चाइना का जीडीपी बराबर था। सिर्फ खोखले नारों से कुछ नहीं होता है। ये बेकार चीजें हैं। हमारा जो एप्पल फोन यहाँ इंडिया में बनता है उसमें खाली मेक इन इंडिया का मोहर है। 6% ही विदेशी, 6% ही इंडियन सामान है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि स्वतंत्र इस वक्त कहाँ पर है। स्वतंत्र इस वक्त जहाँ पर है वहाँ पर आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जिनको समझना, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में, क्योंकि जो न्यूज़ का दौर है किस न्यूज़ को किस तरह से समझा जाए उसको समझाने के लिए पहले हम अपने सहयोगी विक्रांत यादव से बात करते हैं। विक्रांत, आज आप किससे मुलाकात करा रहे हैं? देखिए, इस समय हम नोएडा में आए हुए हैं हैदर साहब, और सतीश के सिंह देश के वरिष्ठ संपादकों में शुमार रहे हैं, बड़े पत्रकार रहे हैं और अभी भी बड़े पत्रकार हैं, लगातार सक्रिय हैं। टीवी चैनलों पर आप लोग इन्हें देखते होंगे। और सतीश जी से मिलने का उद्देश्य ये था कि आज क्योंकि देश के जो बड़े मुद्दे हैं उन पर एक बार चर्चा की जाए, तो सतीश जी से बेहतर कोई नाम आज दिमाग में आया नहीं। उनसे समय लिया और हम सतीश जी के पास पहुंच गए। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश सर। तो सर, अब तो जीएसटी में बहुत राहत मिल गई है, तो कैसा चल रहा है सर उत्सव? बचत उत्सव प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसे जी। लेकिन सवाल ये है कि बचत है क्या पॉकेट में, घर में है क्या? हमारा ये मानना है, पहले तो ये स्वागत योग्य है कि चलिए कुछ आपको सूझा कि आपने कुछ राहत देनी चाहिए तो आपने दी। मजबूरी शायद ये रही होगी कि बहुत सारा पैसे का लॉस हो रहा है आपके निर्यात में। कारण है कि अब अमेरिका वाले जो है आपके पीछे चाबुक लेके पड़े हुए हमारे देश के पर। तो अब दिक्कत ये है, और मजबूरी में दिया गया, 9 साल बाद दिया गया, 55 लाख करोड़ रुपया वसूलने के बाद। देखिए ऐसा है हैदर जी और विक्रांत जी कि जीएसटी एक नया जो बच्चा पैदा होता है वो भी देता है, क्योंकि वो दूध पिएगा तो दूध पे भी लगता था। तो और इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स तो जो इनको पैसा होगा कमाने वाले को वो देते हैं। लेकिन जो टैक्स सब व्यक्ति पे लगता हो उस पे 9 साल बाद जो ये राहत है वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। ये है ना। फिर भी, और दूसरी बात की बचत, आज कितना बचत है हमारे घर में? बचत कितना है ये बताइए ना। कमाई रहेगा तब ना, रोजगार रहेगा तब ना, पैसा वहां से आता है ना। आप उसका इंतजाम ज्यादा करिए। 48,000 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा नहीं होता है, फिर भी स्वागत योग्य इसलिए है कि चलिए बाजार में नवरात्र के वक्त में, त्योहारों के वक्त में कुछ रौनक आएगा। लोग जो पेंडिंग रखे हुए थे कुछ खरीदारी, शायद वो खरीद ले। बशर्ते एक चीज और भी है, बशर्ते कि ये जो बेचने वाले लोग हैं, उत्पादन करने वाले लोग हैं, ये जो राहत मिली है वो हमारे बचत में साझेदार हों, वो बचत
जो उनको रिलीफ मिला है, हम लोग को रिलीफ मिला है, वो रिलीफ हमको दे दे, क्योंकि 2017 वाला रिलीफ एक आध कंपनियों को छोड़कर किसी ने जनता को, ग्राहक को दिया ही नहीं। और वो कानून भी अब नहीं रहा, जिस वो पहले जो था कि जो अगर नहीं देता उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो कानून हटा दिया गया। तो अब ये चलिए, हम हर वक्त इस देश की जनता रहमो करम पर हुक्मरानों के रहती है, देखते हैं आगे क्या होता है। सर, आपने कहा कि बच्चा जब जन्म लेता है तब वो जीएसटी देता है, उसके लिए सामान आता है। मैं तो कहता हूँ जब आदमी मरता है तब भी जीएसटी देता है, क्योंकि कफन पे जो कपड़ा ढका जाता है, कपड़े पर भी जीएसटी पहली बार लगा था 2017 में। उससे पहले कपड़े पर टैक्स नहीं लगता था। लेकिन मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है सर कि क्या ये मौजूदा हालात के कारण किया गया है, या जिस तरीके से सरकार का परसेप्शन बिगड़ रहा था उसको देखते हुए भी ये फैसला लेने का एक बड़ा कारण वो भी रहा? देखिए, जिस तरह से इसको प्रचारित किया जा रहा है, वैसे तो मैं मोदी जी की सरकार को प्रचार की सरकार कहता हूँ। प्रचार की सरकार, ये प्रचार ज्यादा है, काम कम है। काम कम है, और जो नहीं है उसको भी बता देते हैं काम, है ना, उसी को बार बार काम बता देते हैं। तो मेरा ये कहना इसमें ये है कि जो राहत है वो कम है, बहुत कम है। क्योंकि क्या है, आज आपके सामने इतनी बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि रोजगार का संकट है, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ का संकट है, निर्यात से जो फॉरेन एक्सचेंज आता है उसका संकट है। आपके ऊपर चारों तरफ से आपके दुश्मन और आपके विरोधी एकदम पड़े हुए हैं सामने। और ऐसी स्थिति में हमको लगता है कि प्रधानमंत्री या जो देश के हुक्मरान हैं, उनको ये लगा कि कोई इससे जो है थोड़ी राजनीति, कोई छवि चमक सकती है। और आजकल चमकने का क्या है, चमकने में तो ये है कि ज्यादा काम चमकाने पर होता है, चमकाने में बहुत ज्यादा लगे रहते हैं। तो इसलिए हमको लगता है ये दोनों है कि मजबूरी है और परसेप्शन, दोनों को लगता है कि छवि बनाने के लिए भी, और जो मुश्किलात सामने आ रहे हैं। देखिए, यथार्थ में राष्ट्रवादी होना और राष्ट्रवादी होना, वो दोनों में अंतर होता है। हम लोग तो यथार्थ में राष्ट्रवादी हैं, और अब खाली आप पॉलिटिक्स के लिए हर चीज को उस नजरिए से देखें तब दिक्कत है। अगर ये राहत देनी थी, ये तो जीएसटी के विरोधी थे, गुजरात और मध्य प्रदेश ने विरोध किया था, और आज वही चीज, मैं कोई किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन कई विपक्षी पार्टियों ने जब ये बिल आया था तो इसको गब्बर सिंह टैक्स बोला था। क्यों बोला था? वही काम आप 9 साल बाद कर रहे हैं, तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। सर, कल 5 बजे का बहुत प्रचार हुआ कि 5 बजे मोदी जी आने वाले हैं। तो सर, आप क्या सोच रहे थे कि 5 बजे मोदी जी यही कहेंगे या कुछ और कहने वाले हैं? लोगों को तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी 5 बजे का, और बहुत डरे भी हुए थे कुछ लोग। चलिए, सबसे अच्छी बात यह है कि वो डर का जो मानसिकता था कि मोदी जी फिर आ जाएंगे, वो 8 बजे टाइम, 8 PM, 8 PM से चलिए 5 PM पर तो आए। चलिए, इस मामले में ठीक है। देखिए, अगर आप हमसे पूछेगा और ईमानदारी से पूछेगा, तो मुझे ऐसा लगा था कि अभी ये वोट चोरी का मुद्दा बहुत गर्म किया जा रहा है, गलत या सही जो भी मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ये ट्रंप जो है रोज लेके कुछ ना कुछ कर दे रहा है, और हाइड्रोजन बम की बात हो रही है, आगे आने वाला चुनाव है, और जो आर्थिक हालात हैं, भले आरएसएस की बैठक में कहा जा रहा है कि भाई देश के 10% लोगों के पास 65% धन पहुंच गया, आरएसएस की बैठक में, तो कहीं न कहीं आपको राहत तो देनी है। दिक्कत यह है कि राहत भी देनी है और अपने लिए राहत लेनी भी है। तो इसलिए अभी चुनाव आने वाला है, तो हमको लगता है कि इस तरह का जो अभी सरकार की विश्वसनीयता, उसकी वैधता आदि आदि पर खतरा हो रहा है, और तमाम चुनौतियां घेर रही हैं। 240 की सरकार है, कौन किस दिन छिटक जाएगा क्या पता, क्या कह सकते हैं। तो इस लिहाज में उनके लिए कुछ करना जरूरी था। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी स्वभाव से ही व्यापारी हैं, एक ऐसे प्रदेश से भी आते हैं जो व्यापार के लिए जाना जाता है, अच्छी बात है, लेकिन पूरा देश गुजरात नहीं है, हम ये भी समझ लें। तो हो सकता है उनके दिमाग में आया हो कि भाई चलिए, ये व्यापार को, क्रय को, बाजार को, खरीदारी को, दुकानदार को कुछ राहत दिया जाए, 9 साल देर ही सही, तो उन्होंने दिया है, उससे कुछ उनके लिए राहत होगी, उनके लिए भी राहत होगी ना, कि भाई अगर छवि में कुछ जो डैमेज चल रहा था लगातार, उसमें कुछ बदलाव होता है तो अच्छी बात है। सर, मैं आपको कुछ पोस्टर दिखाना चाहूँगा, ये बीजेपी जारी कर रही है, और वो जीएसटी के नेक्स्ट जेन जीएसटी का जो फ़ायदा मिल रहा है वो बता रहे हैं। प्री 2014 18%, प्री 2014 28%, नाउ 18%।
तो ये 2014 से पहले का बता रहे हैं। 2014 से बाद भी तो सर सरकार चली है। 2014 से लेकर के 24 तक कोई टैक्स नहीं लगा क्या देश में? टैक्स फ्री रहा। और दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं एक दिन शेष, ये कल प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया, खुशियां विशेष। तो ये किसने खुशियां अब तक रोकी हुई थी 7-8 साल से, जिस बीच 55 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीएसटी में कमाए? मैंने आपसे पहले ही कहा कि 144 करोड़ लोग जो बच्चा जन्म भी लेता है या पेट में आता है तब से वो उसके ऊपर जीएसटी इनडायरेक्टली लागू हो जाता है। तो इनको तो ये पहले देना चाहिए था। और मजे की बात यह है कि मुख्य विपक्षी पार्टी जो है, विपक्षी पार्टियां जो हैं, वो लोग तो पहले से इसको गब्बर सिंह टैक्स बता रहे थे। तो 9 साल में इन पैसों से क्या हुआ, पहली बात तो ये है। और प्रधानमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए, हालांकि वो जवाब नहीं देते, लेकिन जो लोग ये आपने जो प्रचार दिखाया, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि ये तो प्रचार की सरकार है। खुशियां विशेष कौन सी है? मैंने तो कहा कि बचत रहेगा तब तो बाजार जाएंगे। हमारे बचत का ज्यादा इंतजाम करिए ना। अभी H1B वीसा से अभी बचाया जा रहा है, जो हम एक्सपर्ट तो है नहीं, कि इससे 25-30 लाख करोड़ के व्यापार प्रभावित हो रहे। 25-30 लाख करोड़, सिर्फ 40-42 लाख करोड़ रुपया जो है हर साल हमारा टैक्स में जमा होता है। और एक ऐसा व्यापार जो कि पूरे देश में इसका झंडा पूरे दुनिया में फहरा, आईटी सेक्टर को लेके, वो प्रभावित हो रहा है। मेरा ये कहने का मतलब, ये करते कुछ है, प्रचार में बहुत कुछ दिखाते हैं, ये तो फैक्ट भी डिस्टॉर्ट कर देते हैं। और उनको कहे ना कि कुछ भी करेंगे वो भंजाएंगे ज्यादा, है ना, भंजाते बहुत ज्यादा है, ये इनकी दिक्कत है। और दूसरी बात जो आपने कही, मैं ये कहना चाहता हूँ और इसको ध्यान से सुना जाना चाहिए कि भाई कारपोरेट सेक्टर का जो इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स है, ये तो आपने 4 साल पहले ही कम किया, इस साल किया इनकम टैक्स में आम आदमी के लिए। तो जीएसटी जो गरीब से गरीब आदमी देता है वो 9 साल बाद क्यों? इससे तो डिमांड बढ़ती है ना भाई। मान लीजिए कि एक बच्चे का दूध हो, चाहे बच्चे का कपड़ा हो या बच्चे का हो, एक गरीब परिवार है वो देता है, आपने बताया दूध यूरिया सब पे देता था, हर चीज। तो भाई आदमी ज्यादा खरीदता ना पहले, इससे तो डिमांड बढ़ती है इकोनॉमी में। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं कोई नहीं होता हूँ बोलने वाला, लेकिन एक टिप्पणीकार के रूप में मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि या तो आपने इसको डिमांड को रोक के रखा। ये डिमांड अगर बढ़ती, आपको मालूम है इस देश में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स कौन देता है? अमिताभ बच्चन देते हैं 120 करोड़, पिछले साल का डेटा। और सबसे ज्यादा क्या कहते हैं कारपोरेट टैक्स कौन देता है? अंबानी जी देते हैं, शायद 25,000 करोड़। पूरे देश में ये हमारा देश है जिसमें सिर्फ 3-3.25 करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं। तो 144 करोड़ जो टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स था, मैं ये जो पहले बताया वो डायरेक्ट टैक्स वाली बात बताई। इनडायरेक्ट टैक्स तो हर व्यक्ति देश का हर आदमी दे रहा है। हाँ, हर आदमी दे रहा है, तो हर आदमी को राहत मिलनी चाहिए थी ना पहले। इसको आपने दबा के क्यों रखा? और तो और एक बात और सुन लीजिए कि अब ये राहत पास होगा तब तो, राहत पास होगा तब तो। राहत ये कंपनियां पास करती इतना जल्दी थोड़ी है, या दाम बढ़ा के कह देंगी कम कर दे। और भी हमको ये भी नहीं समझ में। देखिए, मैं मानता हूं कि टैक्स की जरूरत देश को है, लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक को पाप टैक्स बना दिया गया है। सिंटैक्स बोलते हैं अंग्रेजी में, वो पाप टैक्स है। मैंने आप कोल्ड ड्रिंक पिए, पाप कीजिए, 40% दीजिए। चलिए शराब पर बाकी चीजों पे तो बात बनती है बराबर। हाँ, तंबाकू तो और सुनिए, आप यूपीआई का इतना कहते हैं, डिजिटल इंडिया की इतनी बात कहते हैं, वाहवाही लूटते हैं, काम भी हुआ है, इसमें दो राय नहीं है, पहले भी हुआ है। इनकी आदत है, पहले वाले काम सब खा जाते हैं, पी जाते हैं, है कि नहीं? शेयर मार्केट तो पहले ही चलता था ना, वोट तो पहले ही होता था, सब डिजिटल और क्या कहते हैं वो सारा इंतजाम पहले ही था, ईवीएम हो गए। तो अब क्या कह रहे हैं कि ये डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, टेक इंडिया, सुपर पावर इंडिया, सारा इंडिया, सब कुछ इंडिया। और अभी अगर आप जो है, अगर आप आज के डेट में स्विगी जोमेटो से खाना घर में मंगाइए, तो इस जीएसटी वाले के बाद ये महंगा हो गया। ये महंगा हो गया भाई। अच्छा, हाँ, ये महंगा हो गया। आपने ये हम आपको बता रहे, यानी अब स्विगी वगैरह से मंगवाना जो आदत पड़ चुकी है अब लोगों को, वो महंगा हो गया। पहले महंगा हो गया है। क्यों हो गया है मैं बताता हूँ। कि जो डिलीवरी चार्ज था, जो लेके आता है, वो पहले पास ऑन मान लिया जाता था।
लेकिन वो चार्ज खत्म कर दिया गया, वो अब उसको पास ऑन नहीं माना जाएगा। तो कौन आपको मुफ्त में खाना पहुंचाने वाला है? आपको नहीं पहुंचाने वाला। तो 2% 4% बढ़ना तय है, बढ़ गया होगा। आज से ही न बढ़ना है तो बढ़ गया होगा, आज से ही होना है। हाँ सर, आपने एक बात अभी कही तो वो हमारे दर्शक समझना चाहेंगे, नए यूथ हैं, कि वो हमारे प्रधानमंत्री स्वभाव से ही व्यापारी हैं। अगर हैं तो इसमें नुकसान क्या है? तो फायदा ही है देश के लिए। देखिए, व्यापारी हैं और उसमें व्यापार का फायदा हो, हमें क्या दिक्कत होगी? खाली व्यापारियों का ही फायदा हो जाए, इसमें हमें दिक्कत है। हम देश के जनता हैं, हम देश के क्रेता हैं, हम खरीदने वाले लोग हैं। हमारी परचेजिंग कैपेसिटी भी तो बढ़े, ये हम थोड़ी कह रहे हैं। और ये तो मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख कह रहे हैं कि देश में स्वास्थ्य और शिक्षा की जो कीमत जितनी बढ़ गई है वो आम आदमी के बलबूते से बाहर हो चुका है। ये हम थोड़ी कह रहे हैं, है कि नहीं? ये बात हमें समझ में आती है कि एजुकेशन में इतना ज्यादा फीस लगता है वगैरह वगैरह, तो ठीक है, चलो वो करते हैं, लेकिन हम ये थोड़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप इस देश में व्यापार को, इंडस्ट्री को, खास चुनिंदे व्यापारियों को अगर आप फायदा ज्यादा देंगे तो एक आरोप लगता है उनके ऊपर। अब प्रधानमंत्री जी कारोबारी हैं, व्यापारी शब्द पर आप मत कहिए, चलिए मैं बदल लेता हूँ। कारोबारी मिजाज के हैं। गुजरात की ख्याति इस बारे में है कि वो लोग काम धाम में, एंटरप्रेन्योरशिप में, उत्पादन में, बिजनेस में, सब में बहुत अच्छे हैं। तो वो तो उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ना भाई। प्रधानमंत्री जी के का पूरा परिवार का आप इतिहास देखिए तो सब लोग उनके यहाँ जो है कारोबारी लोग रहे, तो वो एक प्रभाव तो आदमी के ऊपर पड़ता है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में हम लोग कहते हैं, या देवेगौड़ा के बारे में कहते हैं कि वो लोग कृषक परिवार से थे। प्रधानमंत्री जी कृषक परिवार से नहीं है, ये छोटे कारोबारी परिवार से हैं, तो उसका प्रभाव उनके ऊपर दिखता है। लेकिन जो उनका क्रिटिसिज्म है इस वक्त वो यही है कि आप 5-10% इंडस्ट्रियलिस्ट से देश नहीं चला सकते। उस इंडस्ट्रियलिस्ट को भी खरीदने वाला आदमी सबल सुडौल चाहिए, जिसके पास पॉकेट में पैसा हो, बचत हो। बिल्कुल। तो इसको जो बचत उत्सव अभी जीएसटी वाले को कहा गया है, मैं तो बार बार कह रहा हूं, अगर बचत है तब तो जाके खरीदेंगे। जहां इतनी अनिश्चितता हो कमाई का, नौकरी का, रोजगार का, वो आदमी बचत करना चाहेगा, बैंक खाली करना थोड़ी चाहेगा। लेकिन फिर भी अगर इकोनॉमी में लोग जाते हैं, बाजार सामान खरीदते हैं, इससे राहत तो होती है और उससे इकोनॉमी को फायदा होता है, तो मैं उसका स्वागत भी करता हूँ। बिल्कुल। लेकिन मैं इतने छोटी चीजों से कुछ नहीं होने वाला है, ऊँट के मुंह में जीरा है। सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि कल प्रधानमंत्री जी ने ये जीएसटी के अलावा स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी बेचो, स्वदेशी खरीदो, इस पर भी बहुत बड़ा जोर दिया। एक तरह से कहा जा रहा है कि जो वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं उसको देखते हुए भारत आगे की सोच करके प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं। लेकिन विपक्ष बड़ा हमलावर है, उसका ये कहना है कि सिर्फ कह देने भर से नहीं होगा। प्रधानमंत्री, उनके साथी मंत्री, देश में बीजेपी सत्ताधारी दल के सदस्य है, वो सब विदेशी गाड़ियां छोड़ें, विदेशी चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, जूते, कलम, कपड़े जो विदेशी पहनते हैं, ये सब चीज़ें छोड़ें और देश के सामने एक उदाहरण रखें कि हम अब स्वदेशी ही अपनाएंगे। विक्रांत जी, इसका थोड़ा विस्तार से मैं जवाब देना चाहूँगा। ये स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, इंडिजिनाइजेशन, देश में निर्माण, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये कोई नई चीज़ है क्या? ये कोई नई चीज़ तो है नहीं। लेकिन अचानक प्रधानमंत्री जी स्वदेशी आत्मनिर्भरता को क्यों इतना ज़्यादा उसका नारा बुलंद कर रहे हैं? ये मजबूरी है क्या? और ये होने वाला है क्या? ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। महात्मा गांधी ने आज नारा लगाया, बिल्कुल, उस समय बहुत से स्वदेशी मूवमेंट चल गया और उसके बाद से कुछ तो दिक्कतें होती है ना। ये कह देना बड़ी आसान बात है कि कर लेंगे। अच्छा, मैं पूछता हूँ एक नागरिक के रूप में कि प्रधानमंत्री जी 12वें साल में है, 12वें साल के बाद ये क्यों ऐसी बात कर रहे हैं स्वदेशी की? आते 2014 में धड़ाधड़ कुछ कुछ कर देते जिससे स्वदेशी बुलंद हो जाता, लेकिन इतना तो कुछ हुआ नहीं। आप कहेंगे एफडीआई हमारे यहाँ बढ़ रहा है, एफपीआई बढ़ रहा है, 80% हाई टेक की चीजें हमारे देश में बनती नहीं है,
लेकिन वो बुलंद कर देना आवाज, चलिए अच्छा है कि वो नारे के रूप में ठीक लगता है। आप बताइए ना भाई कि $100 बिलियन का इंपोर्ट चाइना से है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम, कल ही बोला उन्होंने कि हमारे जेब में कंघी है, ये पता नहीं है कि देसी है विदेशी है। अगर देश का प्रधानमंत्री 12वें साल तक प्रधानमंत्री रहते हुए 12वें साल में कहता है कि कंघी का पता नहीं है कि ये देसी है विदेशी है, तो मामला कुछ गड़बड़ है। एक बात। दूसरी बात, जो भी हम देश में उस स्वदेशी, हमको चाइना वाला मॉडल अपनाना चाहिए था पहले। हम पिछली सरकारों को इसे एब्जॉल्व नहीं करते। वो लोग सर्विस सेक्टर पर ध्यान दिए, उतना मैन्युफैक्चरिंग पर शायद नहीं ध्यान दिए, तो उसमें समय लगता है। लेकिन अब 12वें साल में जब पूरी दुनिया आज प्रोटेक्शनिज्म पे जा रही है, देश टू देश होते जा रहे चीजें, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो व्यापार के हैं वो सब ध्वस्त हो रहे हैं, उस समय आप अचानक स्वदेशी कर देने से क्या हो जाएगा? क्या नहीं होगा। और अभी अगर वो कॉल दे रहे हैं तो इसका जो नतीजा है वो भी, अगर आप सुदृढ़ मजबूत फौलादी और नीतियों में, प्रोसीजर्स में, आदि में चीजें ठीक करेंगे तो कम से कम 15-20 साल लगेगा। चाइना को आप लोग जानते होंगे कि 1987 तक भारत और चाइना का जीडीपी बराबर था। बिल्कुल। इनके आज के डेट में तो प्रधानमंत्री जी को ये समझना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी अगर $4 ट्रिलियन की लगभग होगी, तो उनका तो $25 ट्रिलियन का है। तो वो तो कहां से कहां चले गए, और हमारा इंपोर्ट बिल तो चाइना से बढ़ता चला गया। $100 बिलियन है, और जिस तरह की स्थितियां अभी पैदा हो रही हैं वो, उसमें तो हमें और लगता है बढ़ेगा। तो सिर्फ खोखले नारों से कुछ नहीं होता है, ये बेकार चीजें हैं। हमारा जो एप्पल फोन यहाँ इंडिया में बनता है, उसमें खाली मेक इन इंडिया का मोहर है। 6% ही विदेशी, 6% ही इंडियन सामान है। दवा जो आपके यहाँ बनता है, जो अमेरिका जिसको उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा पाया क्योंकि उसकी जरूरत है कि नहीं? वो जरूरत है, तो इसलिए उसने क्या है, हमारे यहाँ जो दवा जो बनती है उसमें एक माल होता है जिसको कहते हैं, जिसको चूरन कहते हैं, API, एसॉर्टेड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो 70 से 75% तो चाइना से आता है। तो जहां जरूरत की चीजें हैं वहां पर हमको काम करना चाहिए। हमारे जो स्वदेशी देश के भीतर के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या वो लोग R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कुछ पैसे नहीं खर्चा करते हैं। और पूरे दुनिया का आप उठा के देख लीजिए, खासतौर से अमेरिका में, तो उनका परसेंटेज कमाई का 30-35% सिर्फ R&D में जाता है। हमारे यहाँ CSR में तो देते नहीं है, R&D में क्या देंगे? बिल्कुल ठीक बात सर। एक ना अभी देश में ज़रा कन्फ्यूजन सी चल रही है, आप थोड़ा उसमें रोशनी डालिए सर। ये अपने ट्रम्प साहब मोदी जी के दोस्त हैं या नहीं हैं, ये क्या है? मतलब कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि दोस्त हैं या नहीं है, क्या चल क्या रहा है ट्रम्प साहब और मोदी जी के भी? देखिए, ट्रम्प साहब के झंडा बरदार हमारे देश में बहुत हुए, जिसमें खुद प्रधानमंत्री जी भी हैं। अब की बार ट्रम्प सरकार, एक बड़ा फेमस जुमला आ गया, ट्रम्प पर हमने ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लिया, हमने उनको एकदम परमानेंट दोस्त मान लिया। और ट्रम्प जो है वो अपने देश का भी है कि नहीं पता नहीं, वो एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो नेगोशिएटर है, वो ट्रांजैक्शनल है। वो जो कुछ भी कर रहा है वो अपने देश के लिए, मेरे विचार में, मेरे असेसमेंट में, वो ठीक काम कर रहा है, क्योंकि उसके यहाँ भी नुकसान बहुत हुआ पहले। तो वो उन चीज़ों को ठीक करके अमेरिका को एक लाइन पे लाना चाहता है। वो हर कीमत वसूलेगा जो आपको मजबूर करेगा कि आप उसकी शर्तों को माने। आज के डेट में भारत ये अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि रूस जैसा, पुराना USSR जैसा हमारे पास कोई चट्टानी दोस्त इस वक्त नहीं है। तो हमको लेन देन में झुक के नहीं, कुछ बीच का लेन देन करके हमें करना पड़ेगा। ट्रम्प की कोशिश ये है कि भारत को घेर के, मजबूर करके, दबाव डाल के इनसे हम सारी शर्तें मनवा लें। अब देखना है कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश के लिए कितना खड़े हो पाते हैं। अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, क्या खुलेगा, क्या बंद होगा, किस पे टैरिफ रहेगा, किस पे टैरिफ घटेगा, उनके लिए, अमेरिकियों के लिए बाजार खुले, अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। मुझे ये लगता है कि आपने देखा अभी क्या क्या हुआ। अभी जो हुआ 42-44 बार तो यही कहा कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध उसने रुकवाया। अभी तक हम लोग उसको बढ़िया से शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट नहीं किया। ये सब घेरने की तैयारी है।
ये चाहबार पोर्ट जो है आपका अफगानिस्तान वाला, ईरान से जो लगता है, उसके ऊपर जो है उसने सैंक्शन लगा दिया है ना। अब H1B वीज़ा का हम लोगों ने जिक्र भी किया। तो इस हर तरह से वो आपको पंगु बना करके, ये नहीं है कि वो पंगु हमें ये सब ट्रेलर दिखा रहा है, वो चाहता कुछ और है, और वो देखते हैं क्या है। जैसे अब उसको दवा की जरूरत है भारत के, तो उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा है, उस पर टैरिफ एग्जेम्प्ट है। तो जहां उसकी जरूरत है उसको छोड़ दे रहा है, और जहां उसको जरूरत है, मेरे विचार से जो उसकी जरूरतें हैं वो मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा बाद में ऐसा हो तो देखेंगे कि वो हथियार आपको बेचना चाह रहा है, बड़ा हथियार। दूसरा वो कह रहा है कि अमेरिका का तेल लो, रसिया वाला छोड़ो, रसिया वाला छोड़ो, नहीं तो तुमको युद्ध में कहेंगे कि तुम ही यूक्रेन युद्ध करा रहे हो। वो दूसरा। तीसरा वो हमको लगता है कि हमारे जो धना सेठ हैं उसका भी वो उनके ऊपर प्रेशर सरकार पर डाल के ये कह रहा है कि आप अमेरिका में इन्वेस्ट करो, अमेरिका में इन्वेस्ट करो, ज्वाइंट कोलैबोरेशन करो। कुछ ऐसी चीजें आएंगी, लेकिन हम भी ये मानते हैं कि अमेरिका से अलग थलग होना हमारे देश हित में नहीं है, और हमको कुछ लेन देन करके एक समझौता करना पड़ेगा। लेन देन की जो शर्तें हैं वो कितना हम लोग अपने लिए रियायत कंसेशन ले पाते हैं, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ताकत जब होती है आप में, अगर टेक्नोलॉजिकल ताकत या और अन्य ताकत, फाइनेंस की ताकत, हम देश के राजनीति में विश्वगुरु ठीक हैं प्रधानमंत्री जी, अब बाहर जब आप डील करते हैं तो यथार्थ में डील होता है, रियलिटी में होता है। आज चाइना का के ऊपर ऑयल वाला रशिया से तेल लेने का सैंक्शन क्यों नहीं लगाया अमेरिका ने, हमारे ऊपर क्यों लगा दिया? चीन तो एकदम बगल में है, रूस से सटा हुआ है, लेकिन अमेरिका चाइना से वो ये जरूरत नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना के पास फाइनेंस की भी बहुत बड़ी ताकत है, वो अमेरिका को पंगु कर सकता है अपने फाइनेंस से। जी सर बशीर बद्र साहब ने कहा था कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, थोड़ा फासले से मिला करो। ये शेर बीच में बोलने का उद्देश्य ये है कि केवल ट्रंप को हम दोषी ठहरा करके क्या बच सकेंगे वर्तमान स्थिति से, क्योंकि जब भी दो देशों के बीच रिश्ते होते हैं वो दो देशों के बीच होते हैं, दो व्यक्तियों के बीच नहीं होते हैं। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस समय अब की बार ट्रंप सरकार कहा गया, उसके बाद से हमारे देश की विदेश नीति इतनी कंफ्यूज और इतनी कमज़ोर होती चली गई कि उसका खामियाजा अब देश को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, ये मेरे हिसाब से जो समस्या है भाजपा और सरकार की या मोदी जी की समस्या ये है कि हर चीज़ को वो मुझे लगता है कि सीमित नज़रिए से देश में अपने राजनीतिक वर्चस्व की दृष्टि से देखते हैं। तो देश के अंदर तो आप विश्वगुरु होंगे, आप विपक्षियों को दबाने में आप सक्षम हैं और आप करते भी आए हैं, लेकिन जब दुनिया की बात आपने ठीक कही कि आपकी असली ताकत दुनिया में क्या है, जो असलियत में है, उसके आधार पर सारा निर्णय होता है। हम यहाँ छाती ठोक के 56 इंच को 556 इंच का पूरी दुनिया में बताते रहे तो दुनिया वाले आपका पीठ तो ठोकते रहेंगे, लेकिन अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। हमारी ताकत बढ़ाने की बात है। आपने डिप्लोमेसी की बात की, विदेश नीति की बात की। देखिए, विदेश नीति हमको लगता है कि बहुत एडहॉक हो गया। विदेश नीति आज की डेट में अगर हम ये कहें कि हमारा एक मुसलसल कोई एक मित्र जो चट्टानी है वो नहीं है, आज के डेट में नहीं है। सबसे बड़ी जो दिक्कत हुई है वो ये हुई है कि हम विलंबित ताल में चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि 35 देशों या कहाँ देशों में आनन फानन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भेजा गया है ना। ये तो पहले भी भेजा जा सकता था, पिछले साल भी भेजा जा सकता था। पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में 20 साल 25 साल से एक आतंकवादी देश के रूप में जाना जाता रहा, ये आतंकवादी देश के रूप में जाना जाता रहा, और आज मजे की बात यह है और दुख का भी विषय कि आज के डेट में शायद ही कोई देश उसको आतंकवादी मान रहा है। वो तो आतंकवादी को चेयर कमेटी का वो जो यूनाइटेड नेशन वाले का वो को चेयर है, और न उसको तो ट्रम्प साहब खाना खिला रहे हैं। एक और सुने प्रधानमंत्री भी वहां के जाने वाले हैं।
चीन जो है उसका खास दोस्त है। सऊदी ने तो कह ही दिया है कि पाकिस्तान पे हमला, हाँ वही हाँ, दोनों का पैक्ट हो गया। पैक्ट हो गया। तो हम लोग लगता है विलंबित ताल में चल रहे हैं और वर्तमान परिस्थितियों को आंकने मापने में जितनी सफल होना चाहिए था और नहीं है। हम लोग शरीर सौष्ठव भारोत्तोलन प्रतियोगिता में अव्वल देश में ही दिखाते रह गए, बाहर में हमारी वो स्थिति में बहुत कमजोरी आई है। देखिए आज की दुनिया जो है ट्रांजैक्शनल है, लेन देन वाली है। रूस और क्या अमेरिका में क्या आपको लगता है समझौता नहीं है क्या? एक है समझौता और हो भी जाएगा। चीन और अमेरिका में समझौता चल ही रहा है ना एक प्रकार का। 30% की बात तो उनकी टैरिफ की हो रही है। तो जिसकी जो ताकत है उसको इस्तेमाल करके वो लोग अपना विदेश नीति चलाते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हम लोग बोलने में ज्यादा रहे, काम में हम बहुत कम रहे। हमको ये बात बताइए ना कि जब पूरे दुनिया में, मेरा एक व्यक्तिगत इसके साथ एक विचार भी है कि पूरी दुनिया में अगर पाकिस्तान 25-20 साल से आतंक, आप ही कहते हैं खून पानी नहीं साथ चल सकता, बातचीत और ये आतंक साथ नहीं चल सकता, तो आपको हमें बताइए ना आपका वजन कैसे लोग भारी मानेगा जब आप खुद उसके साथ क्रिकेट खेलेंगे? आप ये बताइए ना, आप उसको क्रिकेट खेल के क्लीन चिट दे रहे हैं, आप उससे क्यों खेले? अरे कहेगा हाथ नहीं मिला, अरे हाथ नहीं मिला, टॉस तो सामने किया ना। टॉस क्यों किया भाई? उसको मैदान पर उसको लाया क्या? आप तो युद्ध के मैदान में साहब। तो आपको जब आप अपनी चीजों को ये नहीं करेंगे, देखिए मैं अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं अभी कहूँ कि सीज फायर जो हुआ वो मैं उसका स्वागत करता हूं व्यक्तिगत रूप से। नहीं तो हमारा हाल कहीं यूक्रेन जैसा ना हो जाता, रूस जैसा ना हो जाता। वो अच्छा कदम है, लेकिन आप ये मत कहिए कि उन्हें पाकिस्तान ने हमसे क्या कहते हैं रिक्वेस्ट किया, हमने मान लिया। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट कर लिया, हमने क्रिकेट खेल लिया, ये कोई बात हुई क्या? तो फिर ये मत कहिए ना कि पीओके ले लेंगे, आंख दिखाएंगे, सर काट के लाओ, पानी बंद कर देंगे, पानी। और ये बातें मतलब क्या कहा जाए, प्रचार की सरकार वाली जो लाउड स्पीकर है वो लाउड स्पीकर जो है कभी कभी जो है ना उसकी आवाज अगर थोड़ा सा घूम जाए तो अपने कानों को ही फाड़ती है। सर तो फिर ये माना जाए जो 2017 राहुल गांधी का ट्वीट चल रहा है वीक पीएम, उस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए ये विपक्षी पार्टी के नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। प्रधानमंत्री के ऊपर उनकी जो टिप्पणी है उस पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि वो राजनीति का हिस्सा भी होता है। राहुल गांधी, ये निश्चित बात है कि बहुत फ्रंट फुट पर आके खेल रहे हैं। अब तो सबूतों का, साक्ष्यों का, अकाट्य सबूतों का भी दावा कर रहे हैं। उनका काम है विपक्ष के नेता के रूप में। हम एक नागरिक के रूप में मेरे विचार हो सकते हैं, लेकिन आपके इस मंच से ये पूरी दुनिया में ये बात जाए कि हमारा प्रधानमंत्री कमज़ोर है। मैं नहीं चाहता हूँ ये कि मैं अपने प्रधानमंत्री को कमज़ोर देखना चाहता हूँ, मैं भारत को मजबूत देखना चाहता हूँ। और मैं तो इस बात को भी मानता हूँ कि जनता की नज़र में सरकार को कमज़ोर होना चाहिए, इसलिए क्योंकि सरकार पर जनता का कंट्रोल रहना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। लेकिन वो पॉलिटिशियन की बातें अलग हैं, मैं पॉलिटिशियंस के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। ये बात जरूर मैं कहूँगा कि भारत को, प्रधानमंत्री जी को बहुत ही सूझबूझ के साथ, अगर वो चाइना गए एससीओ में, मैं उसका स्वागत करता हूँ। भाई चलो कुछ तो मैसेज गया होगा अमेरिका की तरफ, कुछ भी गया होगा, चाहे चाइना को भी मैसेज गया होगा कि भाई चलो इतने दुश्मन नहीं है, बात कुछ हो सकती है, होती भी आई है। तो लेकिन हमको अभी थोड़ा मजबूती दिखानी पड़ेगी, बुद्धिमत्ता से चलना पड़ेगा, यथार्थवादी होना पड़ेगा, और हमारी कमजोरियां, हमारे विरोधाभास झलकने नहीं चाहिए। देखिए एक समय था जब हमारा यूएसएसआर बहुत बड़ा बहुत दोस्त था, तो हमारे में एक हिम्मत थी, और हेनरी किसिंगर के सामने पाकिस्तान का साथ देते हुए 1971 की लड़ाई में 7वां बेड़ा भेजने के बीच में भी हमारी उस समय की प्रधानमंत्री किसिंगर के सामने, अमेरिका के सामने खड़ी हो गई। बिल्कुल। तो हमको ऐसा कोई मित्रवत ऐसा लाना चाहिए ना सामने कि उसके बलबूते हम आंख दिखा पाए। लेकिन दिक्कत यह है कि आप आंख जैसे ही दिखाने लगते हैं, अगर ताकत आप में कम हो तो आपकी पलकें झपक जाती है। बिल्कुल।
ये दिक्कत है। सर एक चीज़ आपसे, क्योंकि आपने रशिया से जो सस्ते तेल की बात की थी, उसमें एक बहुत लोग ये जानना चाहते हैं सर कि रशिया से जो सस्ता तेल आ रहा है उसका फ़ायदा देश को भी तो मिले, जिसके लिए इतनी स्थितियां ऐसी हो गई। एक तो वो फ़ायदा देश के लोगों को मिले, और असली फ़ायदा अगर आप देना चाहते हैं तो फिर तेल को भी ले आइए जीएसटी के अंदर, जो आज 94-95 रुपये है वो 51-52 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा देश के लोगों को। वो नहीं मिलेगा। देखिए, तेल और शराब इस देश में ऐसा कमाऊ पूत है, उससे कोई पल्ला झाड़ना नहीं चाहता। और तेल का हम तो व्यापार में लगे हैं, तेल लाते हैं, रिफाइन करते हैं। भले आप कहेंगे हाँ प्राइवेट कंपनियों को उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, जनता को नहीं हो रहा है। वो एक मैन्युफैक्चरिंग चीज़ बन गई है। मैं चाहता हूँ कि मुझे भी 50-60 रुपये तेल खरीदने की व्यवस्था हो, वो नहीं हो रही है, होना चाहिए। और अगर जीएसटी का जनता को, देश की जनता को वाकई बहुत ज़्यादा फायदा देना, तो एक काम खाली कर देते ना, छोड़ दीजिए आप 20-25 रुपया तेल सस्ता करवाने का पूरी व्यवस्था कर देते, ये किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है। जब 45 स्लैब था, आप लोग गलत अगर जानते हैं तो एक अर्थशास्त्री दावा करता है कि जो पहले जो रेट थे वो कहने को तो 5 थे, लेकिन वास्तविकता में वो 45 थे, समझे ना। तो जब वहां से लाके आप 5, 18 और 40 पर ला सकते हैं, तो तेल को भी तो ला ही सकते हैं ना इसमें। बिल्कुल भाई, देश में जैसे बिहार है, चाहे गुजरात है, शराबबंदी है या नहीं है? वहां तो टैक्स नहीं मिलता उनको, शराब का नहीं मिलता है ना। तो फिर क्या उस प्रदेश से नहीं चल रही है क्या? गुजरात तो बहुत अच्छा चल रहा है, बिहार के बारे में और ने चीजें नहीं है तो नहीं चल पा रही है उस ढंग से, वहाँ सबसे नीचे है, पीछे है। लेकिन आपको ये इस तरह की चीजें करनी पड़ेगी। आपके अपने देश के अगल बगल ही देख लीजिए ना, तेल के दाम कितने हैं, बिल्कुल, एक आध जगह को छोड़ करके। तो वो हमारे लिए वो कमाऊ पूत बन गया है। और अमेरिका वाले तो यही कह रहे हैं कि भाई इसका फायदा जो आप कर रहे हैं रिफाइनिंग में, ये फायदा तो कुछ चंद लोगों को जा रहा है, चंद लोगों को जा रहा है। ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। और ये अमेरिका जो है तो इसलिए कर रहा है कि आपके बाह मड़ोड़ने के लिए कर रहा है। लेकिन आपको ये करना चाहिए कि उसको पास करें, जनता के ऊपर पास करें। 48,000 क्या उठ के मुंह में जीरा, हम बार बार बोल रहे हैं, उस ढंग का कुछ करना पड़ेगा। वो करके देखिए ना, बहुत देखिए, इकोनॉमी में क्रय शक्ति लोगों का बढ़ाइए, लोगों में रोजगार और व्यापार करने की क्षमता बढ़ाइए, ये करिए और एक माहौल उस ढंग से पैदा कीजिए। तभी अब आप पेट्रोल का दाम सस्ता कर दीजिए ना देश में, आत्मनिर्भर भारत जो है वो बहुत कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत जो बनाना है, आपको अपने में स्वदेशी करना है, तो अगर पैसा कम लगेगा पेट्रोल में, तो पेट्रोल गाड़ी चलाने में ही खर्चा होता है क्या? पूरा देश चल रहा है पेट्रोल डीजल पे। आप व्यापारियों को कितना फायदा हो जाएगा, जो कारोबारी हैं, एमएसएमई को कितना फायदा होगा पेट्रोल से, डीजल से, ये सब से। तो वो हमको व्यापकता में देखनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो अभी नीतियां चल रही हैं वो सब के सब एडहॉक है। सर, आप बिहार में चुनाव आने वाले हैं, तो अभी यात्रा भी हुई नीतीश और राहुल की, फिर एक गाली का भी वो हुआ, तो सर इसमें क्या आप देख रहे हैं, क्या कौन मजबूत की तरफ जा रहा है, कौन कमज़ोर है इस वक्त? बड़ा मुश्किल है आज के डेट में कहना चुनाव के बारे में। जीतने का तो पहले ही से डिक्लेयर रहता है कौन जीतेगा, है कि नहीं? आप कुछ भी कर लीजिए। अब इस तरह के वोट की विश्वसनीयता, वैधता, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो इसमें अब रिजल्ट उतना मैटर कहाँ करता है, उतना नहीं करता है। लेकिन ये तो चलिए, ये तो एक तंज है। लेकिन वास्तविकता में ये है कि बिहार में एक कड़ी लड़ाई है, और वहाँ अभी के हालात में महागठबंधन के भी चांसेस है। मैं नहीं कहूँगा खाली कि महागठबंधन के चांसेस है, क्योंकि वो लोग चुनाव लड़ने में एनडीए वाले और सब तो बहुत उस्ताद हैं, वो हर तरह से लड़ते हैं। चुनाव के पहले लड़ते हैं, चुनाव में लड़ते हैं, चुनाव के बाद लड़ते हैं। तो वो तो है। लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी के नए अवतार में और कांग्रेस में आप कह तो सकते ही हैं कि थोड़ी जान आई है, और बिहार में भी वो थोड़ा जान लगा रहे हैं, तो मुकाबला कड़ा होगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि 2020 के चुनाव में लगभग तेजस्वी यादव की सरकार बन चुकी थी। 4-5 सीट थी, उसमें भी बेईमानी के आरोप लगे थे। तो ये मुकाबला कड़ा है, और अभी
जिस तरह से एनडीए वाले जद्दोजहद कर रहे हैं वहाँ पर इससे लगता है कि वहाँ पर जो है बहुत कसमकस है, लड़ाई है। इसके आप व्याकरण में जाएंगे तो मैं अलग से बात कर लूँगा, लेकिन अभी के हिसाब से आप हमसे पूछेंगे व्यक्तिगत रूप से तो मुझे लगता है कि महागठबंधन थोड़ा आगे है। रहेगी या नहीं रहेगी, ये बहुत कारण है उसके, क्योंकि क्या आरजेडी कांग्रेस के बीच में जो सीटों की लेकर तनातनी है, कांग्रेस की जो उम्मीदें बढ़ गई हैं पिछले 8 महीने में, वो तय होता है कि नहीं। अभी तक आपने गलत एक काम किया हुआ अपनी दृष्टि से कि आपने उद्धव ठाकरे को वहाँ डिक्लेयर नहीं किया तो आपको नुकसान हुआ, भले आप वोट चोरी के आरोप अलग लगाएं, लेकिन यहाँ भी आप नहीं अभी कर पाए बिहार में। तो वो सब चीज़ें चैलेंजर जो चुनौती देने वाला होता है ना, उसको 2-4 चीज़ें पहले ही क्लियर कर देनी होती है, वो है बात। और आप देख लीजिए एनडीए वाले तो एक सेकंड भी उसको छोड़ते नहीं है। अब आप देखिए ना, गाली का आपने पूछा है, गाली का, गाली में तो हमको लगता है गाली की डिक्शनरी भाजपा के पास है, सिर से लेके कनिष्ठ तक। वो लोग थोड़ी कहते हैं कि जो वहाँ पर सारिका पासवान को नेता ने कहा उस पर कोई माफी मांगी क्या, वो तो भाजपा के नेता ने बोली। भाजपा के 2 नेताओं ने लाइव टेलीविजन में गालियां दी, वो हमने खुद सुना है, खुद ही सुना है। कोई माफी मांगी क्या है कि नहीं? एक आध तो पैजामा हाफ पहन के चले आ रहे हैं, तो वो नहीं बात है। बात यह है कि जो गाली को ये मुद्दा जो बना रहे हैं, ये बड़ा ही राजनीति का बहुत ही निम्न स्तर पे चीजें जा रही हैं। मैं मानता कि अगर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी या बड़े कोई के ऑफिशियल नेता कोई गाली दे देते तो ये गाली कोई भी अप्रूव नहीं करेगा, कोई भी किसी को नहीं स्वीकार करेगा। लेकिन बात यह है कि तो ये सब पर समान रूप से लागू नहीं। आपके पास अगर मुद्दे नहीं है और आपको एक किसी मोटी मुद्दा बना रहे हैं, तो हमको नहीं लग रहा है कि ये गाली वाला मुद्दा कोई इतना प्रभावी बिहार में मुद्दा है, मुझे नहीं लगता। वहाँ पर मुद्दे जो हैं वो रोजगार का है, पलायन का है, गरीबी का है, और जाति का है, और एक चीज़ और भी है। और चूंकि हम बीच की बात नहीं हो तो हम सही बात कह रहे हैं, तो अभी देख लीजिए खजाना सरकार का एकदम वहाँ खोल के रखा गया है। लो 10,000, 5,000, 1,000, 2,000, ये सब चीज़ें जो निर्णायक है। एक पीके का फैक्टर है, वो तो बहुत तरह के मुद्दे आ रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मंत्रियों पे लगा रहे हैं। इस स्थिति में फ्लक्स में है बिहार का चुनाव। जी सर, चलते चलते कुछ सवाल कल वाले मैच पर भी सर, क्योंकि क्रिकेट के खेलों के आप भी दीवाने हैं और सब चीज़ें करीब से देखते भी हैं। कल पाकिस्तान के खिलाड़ी ने जैसे ही हाफ सेंचुरी बनाई, उसने अपने बल्ले को पिस्तौल, एक कुछ लोग कह रहे हैं AK-47 की तरह ताना और उसे चलाते हुए वो दिखाई दिया। सीमा पर खड़ा हुआ खिलाड़ी जो बाउंड्री थी उससे पहले, वो प्लेन को किस तरीके से क्रैश होते हैं वो इशारा करके लोगों की तरफ कर रहा था। तो आलोचना ये की जा रही है कि हमने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इस तरीके का रवैया दिखाने को का एक मंच हम ही ने खुद ही प्रोवाइड करवाया। बिल्कुल, मैं मानता हूँ। मैं तो इसका विरोधी था। मैं तो कई जगह राष्ट्रीय चैनलों पर लगातार कहता रहा। आप काट दीजिएगा अपने इस इंटरव्यू में, लेकिन आपको मैं बोलता हूँ हम कुछ नहीं काटते थे। अच्छा, तो ठीक है, तो आप सुनिए। हमको लगा समय वो हो जाएगा ना। तो फिर मैं आपको बताता हूँ। 1961 से लेके 1978 तक पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं हुआ। इस दौरान 2 बार वार हुआ है कि नहीं। 61 से लेके 78 तक 17 साल तक क्रिकेट नहीं हुआ। बिल्कुल। क्यों नहीं हुआ? कारण साफ है। तो यही कारण तो है। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर जो है स्थगित है ना, ऑन तो है ही। तो उस दौरान में आप क्रिकेट क्यों खेले उससे? इसलिए कि आपको एशिया कप जीतना था और युद्ध के मैदान पर AK-47 तान रहा है ये देखना था, या वो मैदान वहां पर ऐसे कर रहा है वो देखना था। नहीं खेलना चाहिए था। पूरी दुनिया उसको आतंकवादी अब मानने से कतरा रही है। कम से कम हम तो उसको आतंकवादियों के ही श्रेणी में रखे, हमने नहीं किया। ये नहीं खेलना चाहिए। ये तर्क देने वाले हैं भाजपा के सब प्रवक्ता लोग, क्या करें, वो भी मुंह छुपा के बोल रहे हैं कि भाई ये तो एक मल्टीलैटरल टूर्नामेंट था और उसमें तो है हमने पाकिस्तान को यहाँ नहीं बुलाया है ना। पहले भी तो आपने मना किया था हॉकी टीम को उसकी आने से, अभी क्यों आप खेलने चले गए? ठीक है, आप कहे नहीं IPL में फिर उन लोगों को आने देते हैं, तब सब चीज खोलिए।
लेकिन सवाल है कि आप ही कहते हैं कि खून और पानी साथ नहीं हो सकता, बह सकता। खून आप कहते हैं टेरर और टॉक साथ नहीं चल सकता। तो ये कौन सा हमारे क्रिकेट ऐसी क्या चीज हो गई कि वो खेलनी पड़ेगी? क्या मजबूरी है क्या मजबूरी? किस लोगों ने कहा कि जो ओलंपिक की दावेदारी थोड़ी खटाई में पड़ जाएगी। आप मैं कह रहा हूं देश की सरकार से पूछना चाहिए कि जब तियानवे स्क्वायर की घटना हुई चाइना में, तो एक वहां पर विंटर ओलंपिक्स होने वाला था, उसके डिप्लोमेटिक बायकाट में भारत भी शामिल था। वो तो बहुराष्ट्रीय थी, मल्टीलेटरल था। 1980 में, मैं पीछे जा रहा हूं, 1980 में जब मॉस्को में ओलंपिक्स था, तो देश दुनिया के 65 देशों ने, चूंकि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में हमला करके काबिज हो गया था, इसके विरोध में 65 देशों ने उस ओलंपिक्स का जो है बहिष्कार किया, जिसमें ध्यान दीजिए कौन कौन थे। चाइना भी था, पाकिस्तान भी था और अमेरिका भी था। ठीक है। और हमारी क्या ऐसी मजबूरी है कि हम एशिया कप जीतने के लिए जो है और ये करने के लिए हम उन आतंकवादी से खेलें जिसके साथ हम युद्ध के में हैं? तो मैदान पर भी युद्ध वाले झलकियां दिखाएगा ही ना। वो तो आपके साथ वो गनीमत है कि हम लोग जीत गए, समझ रहे हैं ना। पटाखे नहीं फूट रहे हैं, कोई नहीं फोड़ रहा। नहीं, क्यों यहाँ तो पाकिस्तान सबसे ही पटाखा फूटता था, क्यों नहीं फूट रहा है? इसका मतलब ये है, अच्छा है कल जीएसटी के बारे में प्रधानमंत्री जी आए, हो सकता है थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करने में हो, लेकिन बहुत ऐसे वाक्य हैं। 1920 की बात मैं बता रहा हूं, मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। 1920 में जर्मनी को ओलंपिक्स में वर्ल्ड वार 1 में करारी शिकस्त के बाद बहिष्कृत करके उसको बुलाया नहीं गया था 1920 में। आप समझ लीजिए 1976 के ओलंपिक्स की बात कर रहा हूं, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। उस समय ठीक उससे पहले न्यूजीलैंड की एक टीम रंग भेद वाली, अफ्रीका में रंग भेद चलता था, वहां टीम भेज दी थी रग्बी की। इसके खिलाफ अफ्रीका के 22 से 24 देश नहीं आए। तो जब उसूल की बात होती है, नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है, तो फिर हमको ये नहीं खेलना चाहिए था उससे। वो तो आज खुश होंगे वो सब कि अरे ये तो हम इनके ऊपर ये भी करते हैं, हम सऊदी से पैक्ट भी करते हैं, हम को चेयर भी करते हैं आतंक विरोधी वाले में, हमको बिरयानी भी मिलता है अमेरिका में, और हमसे हमारे साथ खेल भी लेते हैं। आप समझ रहे बात को? ऐसे ऐसे हम आपको 50 उदाहरण दे देंगे। सर बातें बहुत सारी हैं लेकिन वक्त भी होता है, तो फिर आप हमें टाइम जरूर दीजिएगा, आगे भी लेकिन चलते चलते एक और सवाल सर छोटा सा, क्योंकि आजकल आप नेशनल मीडिया में अलग अलग चैनलों में भी जा रहे हैं, तो वो करीब से देखने का मौका मिलता होगा। आजकल विपक्ष के जो कई नए प्रवक्ता आए हैं, वो सीधा एंकर से भिड़ रहे हैं। उनका कहना है कि एंकर जिस तरीके की बदतमीजी बीजेपी के पक्ष में करते हैं, उसका वो स्वीकार नहीं करेंगे। कई वरिष्ठ पत्रकार भी ये मानते हैं कि एंकर का रवैया निष्पक्ष नहीं रहता, जो बड़े चैनल्स हैं उनका। आपका क्या अनुभव रहा है? देखिए, मैं चूंकि जाता हूं और मैं अपनी बात कहता हूं, मैं उसमें दबता नहीं हूं, है कि नहीं? दबता नहीं हूं, और अभी तक मुझे रोकने का प्रयास थोड़े बहुत हुए हैं, लेकिन रोक नहीं पाते। हमको लगता है कि राष्ट्रीय चैनलों को, आप ध्यान से सुनिए, राष्ट्रीय चैनलों को भी अभी एक वैधता, एक्सेप्टेबिलिटी और विश्वसनीयता की जरूरत है। आप इस बात में समझिए, उनकी अलग अलग मजबूरियां हैं। मैं बैंकरों को इसके लिए बिल्कुल जिम्मेवार नहीं मानता। जिम्मेवार इसलिए नहीं मानता कि कितने तो हैं, मैं जानता हूं कि वो देखने के लिए, आपको दिखाने के लिए खाना पूर्ति कर रहे हैं। वो कोई भाजपाई अंधभक्त ऐसे कुछ नहीं है। बहुत तो मैं देख रहा हूं, ऐसा मुझे लगता है कि वो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। कोई एक हेडर डालते हैं, जो बीजेपी वाला अगर म्यूट करके देख रहा है तो उसको लगा रहा है ये लोग तो बड़ा अच्छा कर रहा है, लेकिन वाकई आप उसके अंदर जाइए तो ऐसा होता नहीं है। और ये बदलाव आपको 2024 के चुनाव के बाद दिखा कि जिसमें जो विरोधी आवाजें भी 2024 के चुनाव के बाद, क्योंकि उस समय तो लोग 400 के बाद झंडा लिए होते हैं ना। ट्रम्प का कभी झंडा ले लेते हैं, कभी 400 का झंडा ले लेते हैं। इनके बाद बस झंडा पकड़ाने वाली बात है, कोई भी झंडा पकड़ लेंगे। तो वो उनकी अपनी मजबूरियां हैं।
अगर वो कर रहे हैं तो उन्हीं की एक्सेप्टेबिलिटी शायद बढ़ेगी, क्योंकि ये जो हम लोग बेंच पर बैठ के बात कर रहे हैं इससे भी उनकी जो विश्वसनीयता है इस प्लेटफॉर्म से बहुत घटी है। बिल्कुल। ये सर आपने कहा दबाने की कोशिश, मतलब कि आपको कोशिश की जाती है दबाने की, आप भी ना बोल पाए? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। देखिए, कुछ एक चीजें ना मुझे नहीं दबाने का प्रयास हुआ है तो मैं झूठ झाट तो नहीं बोलूंगा, और मैंने जिस दिन दबाने का प्रयास होगा मैं नहीं जाऊंगा, ये बात तो है। क्योंकि देखिए, एक बात आप समझिए, मैं कोई किसी भी चीज, किसी व्यक्ति का, किसी दल का न अंधभक्त हूं, पक्ष में हूं या विरोध में। मैं मुद्दों के आधार पर बातों को रखता हूं, यही काम मैंने पूरे अपने जीवन में किया। तो ये नहीं है कि बात ये है, लेकिन ये आप सोचिएगा कि जो गलत है उसको सही कह दें और या फैक्ट्स को तोड़ मड़ोड़ दें, ये हमसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। विक्रांत, तो बड़ी अच्छी बातचीत देखिए, बिल्कुल बढ़िया बातचीत रही। अभी भी काफ़ी मुद्दे हैं, लेकिन फिर दोबारा अगली बार का पूछने के लिए भी कोई वो रहना चाहिए। तो इसीलिए आज की इस इंटरव्यू को यहीं पर विराम देते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया दास स्वतंत्र से बात करने के तो लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और सतीश के सिंह थे। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी शख्सियत के, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।